दोस्तों आज हम बात करेंगे राष्ट्रकूट शासन के ऊपर। ध्यान देना, पेपर में आप देखोगे राष्ट्रकूटों के ऊपर आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री का ड्यूरेशन है वहां से क्वेश्चंस बन के आते हैं। खासतौर पे राष्ट्रकूटों का जो कल्चर है वहां से क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, और हम जब बात करेंगे राष्ट्रकूट की तो कुछ बेसिक फैक्ट हमारे दिमाग में जरूर जाएगा कि भाई राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, इनकी कैपिटल्स क्या थी। तो देखो राष्ट्रकूट के जो संस्थापक थे वो थे दंती दुर्ग। ठीक है, और इनकी कैपिटल क्या थी तो मान्यखेत इनकी कैपिटल हुआ करती थी। इसी वंश के एक राजा थे, उनका नाम था ध्रुव, जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था कन्नौज को लेकर, क्योंकि कन्नौज इस समय क्या थी, कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पे थी, तो उस पे कंट्रोल को लेकर तीन बड़ी शक्तियां भिड़ गई थी। उनमें एक राष्ट्रकूट थे, और राष्ट्रकूटों की तरफ से पहले किस राजा ने पार्टिसिपेट किया उस त्रिपक्षीय संघर्ष में, तो ध्रुव ने पार्टिसिपेट किया था। और आगे चल के एक राजा होते हैं अमोघवर्ष, जिनका कल्चरल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। तो ये तो कुछ राजाओं के बारे में बात हो गया। मैं जो आपको बताना चाहता हूं, जो अपने दिमाग में रखिएगा, तो पहला फैक्ट जो बार बार पेपर में बन के आ रहा है कि ये किस धर्म के संरक्षक है। ध्यान देना, तो ये जैन धर्म के संरक्षक है। पहले दिमाग में रखना आप लोग, क्या है, ये जैन धर्म के संरक्षक है। जब हम बात करते हैं कि ये जैन धर्म के संरक्षक हैं तो हम बोलना क्या चाहते हैं मेरे भाई, मैं बोलना चाहता हूं कि इनके शासक जो थे ना वो जैनिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, जैनिज्म को फॉलो करते थे। लेकिन आपको एक बहुत बड़ा ताज्जुब की बात बताता हूं। देखो राष्ट्रकूटों की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है, पेपर आता है कि एलोरा और एलिफेंटा की केव्स का संबंध किससे है। तो देखो एलोरा और एलिफेंटा, हमको दो केव्स के बारे में जानना है। ठीक है, एक केव का नाम क्या हो गया, एक केव का नाम हो गया एलोरा। ठीक है, एलोरा, और दूसरी केव का नाम हो गया आपके एलिफेंटा। याद रखना, एलिफेंटा केव। अब आपको मैं इन दोनों केव्स के बारे में बेहद इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। एक चीज तो समझ गए हम लोग कि भाई इन दोनों केव्स का संबंध किससे है, तो इन दोनों केव्स का संबंध आपके राष्ट्रकूटों से। देखिए एलोरा केव में आपकी क्या है, कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। कितनी हैं, कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं, शैलकृत गुफाएं। ठीक है, जानना गुफाएं। और एलिफेंटा में, ठीक है, एलिफेंटा में कुछ बुक्स यहां पे बोलती हैं कि 7 गुफाएं। हालांकि 7 गुफाएं हैं, हमको नहीं याद करना है, बट 34 है, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। 7 गुफा ये याद रहे ना रहे। अब देखो जो आपकी एलोरा है, ध्यान देना एलोरा है, तो एलोरा में जो ये 34 गुफाएं ना, इनको हम लोग क्या करते हैं, यहां पे आपको बता दूं, ठीक है, यहां हिंदुज्म, यहां पे इन गुफाओं में हमको हिंदुज्म के भी साक्ष्य मिलते हैं, यहां पे हमको बौद्धिज्म के भी साक्ष्य मिलते हैं, और यहां पे हमको जैनिज्म के भी साक्ष्य मिलते हैं। यानी यहां पे हमको तीनों ही धर्मों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। हिंदुज्म के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं, बौद्धिज्म के भी, जैनिज्म के भी। लेकिन हम एलिफेंटा की बात करें मेरे प्यारे भाई, तो यहां पे केवल और केवल हिंदुज्म और बौद्धिज्म के हमको साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यानी इनसे, इन धर्मों से संबंधित गुफाएं हमको देखने को मिलती है। किससे, हिंदुज्म और बौद्धिज्म से, हिंदुज्म और बौद्धिज्म से। ठीक है, ये बात समझ गए। अच्छा, यानी कंक्लूजन अगर मैं निकालूं तो यहां पे सभी धर्मों के तत्काल में मौजूद क्या है, सभी धर्मों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, सभी धर्मों के। ठीक है, सभी धर्मों के। और यहां क्या निकल रहा है कि जैनिज्म का साक्ष्य नहीं मिलता है, एलिफेंटा में जैनिज्म का साक्ष्य नहीं मिलता है। अच्छा, एलिफेंटा में जैनिज्म का साक्ष्य नहीं मिलता है। अब मैं थोड़ी सी बात और बताऊंगा। देखो जैनिज्म के फॉलोअर है, मैंने पहले बताया जैनिज्म के संरक्षक हैं, लेकिन आप देखोगे कि जो 34 शैलकृत गुफाएं हैं, इनमें 17 शैलकृत गुफाएं अकेले हिंदुज्म को संबंधित, किसकी, हिंदुज्म को संबंधित है। ठीक है, 12 शैलकृत गुफाएं आपकी जिसको संबंधित है, बौद्धिज्म को, और जो 5 गुफा आपकी बची वो आपकी जैनिज्म को संबंधित है। किससे, जैनिज्म से। तो यानी 17 शैलकृत गुफा किससे, हिंदुज्म को। अब आपको इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि पेपर में चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन बन के आ जाए। तो देखो हिंदुज्म, सबसे पहले गुफा नंबर 1 से लेके 12 तक, गुफा नंबर 1 से लेके 12 तक आपकी बौद्धिज्म से रिलेटेड गुफा है, बौद्धिज्म से रिलेटेड गुफा है। इसके अलावा गुफा नंबर 13 जाओ तो 13 से लेके 29 नंबर गुफा तक आपका, ठीक है, ये गुफा है आपका हिंदुज्म का, हिंदुज्म का। इसके से 30, 31, 32, 33, 34, ये जो 5 गुफाएं हैं, यानी 30 नंबर से लेके 34 नंबर तक की जो गुफा है, इस गुफा का संबंध अभी किससे है, इस गुफा का संबंध आपके जैनिज्म से है। किससे, जैनिज्म से संबंधित है। ठीक है, ध्यान देना, यानी हम लोग कह सकते हैं कि एलोरा में तीनों गुफाएं तो हैं, लेकिन यहां पे सर्वाधिक जो गुफाओं का है, किसका है, हिंदुज्म का, फिर बौद्धिज्म का, उसके बाद जैनिज्म का। ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि संरक्षक तो जैनिज्म है, जैनिज्म के संरक्षक हैं, लेकिन आप देखोगे यहां पे जैन धर्म की गुफाएं क्या हैं, जैन धर्म की गुफाएं यहां सर्वाधिक कम है एलोरा में, और एलिफेंटा में तो
है ही नहीं, एलिफेंटा में जैसलम की गुफाएं है ही नहीं। इस फैक्ट को हमने समझ लिया, इस फैक्ट को समझ लिया। अब देखो एलोरा में एक प्रमुख मंदिर है, ठीक है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है, जिसको कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, वो है आपका एलोरा का कैलाश मंदिर। यानी यहां पे क्या है, यहां पे एलोरा में आपका एलोरा का कैलाश मंदिर स्थित है, जो कि बेहद फेमस मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक है। कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया एलोरा कैलाश मंदिर। और एक एलोरा कैलाश मंदिर आपको बनाया गया कृष्ण प्रथम के द्वारा, ध्यान देना किसके द्वारा, कृष्ण प्रथम के द्वारा, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन बनके आप देख लेना कई बार आए हुए हैं। जब हम एलिफेंटा की बात करेंगे तो एलिफेंटा में भी आपकी शिवा को, भगवान शिव को संबंधित क्या है, कई सारी गुफाएं। बेसिकली यहां पे हिंदुज्म में भगवान शिव को संबंधित यहां पे केव्स ज्यादा मौजूद है। कहां पे, एलिफेंटा में, एलिफेंटा में। अब देखो यहां पे भगवान शिव को संबंधित एक प्रतिमा है, एक प्रतिमा है जिसका नाम है त्रिमूर्ति प्रतिमा, ध्यान देना, ठीक है, त्रिमूर्ति प्रतिमा, त्रिमूर्ति प्रतिमा, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, हम अगर दिमाग में रखें, ठीक है, कि जो त्रिमूर्ति प्रतिमा है भगवान शिव की, ठीक है, वो कहां पे है, तो हम इजीली उसको गेस कर सकते हैं, एलिफेंटा। मैंने ऐसे दिमाग में रखा है, ठीक है, कि उसको समझने का सिंपल तरीका, भाई भगवान शिव के पुत्र गणेश जी थे, ठीक है, और एलिफेंट गणेश जी, वो थोड़ा सा मैच कर जा रहा है, ठीक है। बट वही है कि आपको थोड़ा ये वाला आपको फैक्ट याद करना पड़ेगा, एलोरा कैलाश मंदिर, मतलब अब एक जगह याद करना पड़ेगा, एक जगह आप गेस कर लोगे। तो अगर त्रिमूर्ति प्रतिमा वाला आप गेस कर जाओ तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ जाना अपोजिट है, ठीक है, मतलब एलोरा में। इस फैक्ट को हम लोग देख लिए और इन फैक्ट्स को हम लोग समझ लिए। ये इसके अलावा मैं आपको एक फैक्ट बताने वाला हूं, वो फैक्ट है आपके यूनेस्को से रिलेटेड, वो फैक्ट आपके यूनेस्को से रिलेटेड है, यूनेस्को से रिलेटेड है। यूनेस्को से रिलेटेड क्या है, ये दोनों ही साइट क्या है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, दोनों ही साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। जो आपकी एलोरा है, इसको 1983 में, कब मेरे प्यारे भाई, 1983 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, जबकि एलिफेंटा को 1987 में आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर उठा के जो पीआईक्यूज कितनी बार पेपर में बन के आए हैं, आपके राष्ट्रकूटों से रिलेटेड, ठीक है। इस वंश की अगर हम लोग प्रमुख शासकों में जाएं तो वो आपका है अमोघ वर्ष, ठीक है, अमोघ वर्ष, ध्यान देना, अमोघ वर्ष इस वंश का आपको सबसे प्रतापी शासक देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान देना। इन्होंने एक, अच्छा ये अच्छे ज्ञाता भी थे, इन्होंने क्या है, एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम क्या है मेरे प्यारे भाई, उसका नाम है कविराज मार्ग, ध्यान देना, कविराज मार्ग। और कविराज मार्ग जो ये बुक है, ये आपकी बुक लिखी गई है कन्नड़ भाषा में, ध्यान देना, कन्नड़ में लिखी गई है आपकी बुक है, कन्नड़ में लिखी गई बुक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपके हो गए बेसिकली, ठीक है, राष्ट्रकूटों से संबंधित, ठीक है। आगे जो इंपॉर्टेंट और भी एरियाज है, हम उन एरियाज के बारे में से वीडियोस के थ्रू आपको समझा देंगे। जय हिंद। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आगे किस डायनेस्टीज के बारे में ज्यादा क्वेश्चन चाहते हैं तो सिंपली पीवाईक्यूज को अरेंज करके आपको समझा दें, आप बता सकते हो। जय हिंद।